बीकॉम सेकेंड ईयर में इनकम टैक्स की क्लास के लिए इनकम टैक्स, जोर से बोलिए। इनकम टैक्स जिसे हिंदी में आयकर कहा जाता है, आयकर, बिल्कुल साधारण सी परिभाषा लेकर चले इसकी। इनकम टैक्स का मतलब दो शब्दों से मिलकर बना, इनकम प्लस टैक्स। हम लोग इनकम प्लस टैक्स की बात करें तो बेटा ये इनकम प्लस टैक्स आय प्लस कर, अर्थात आय पर लगने वाले कर को आयकर कहा जाता है। आय पर लगने वाले कर को आयकर कहा जाता है। अब सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टैक्सेशन की। सबसे पहले जैसे आज का हमारा चैप्टर था, आज का हमारा टॉपिक था इनकम टैक्स। इनकम टैक्स पे जाने से पहले हमें पहले टैक्सेशन के बारे में जानना होगा कि टैक्सेशन क्या है, कितने प्रकार से होता है, ये सारी बातें हम लोग एक बार शॉर्ट में होंगे। आप लोग अगर टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स को हम लोग दो पार्ट पर लेकर चलते हैं। टैक्स को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का मतलब हुआ कि जिस आदमी के ऊपर टैक्स लगा वो ही उसका भुगतान करे। इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है कि टैक्स किसी और पर लग रहा है और भुगतान कोई और कर रहा है। एटलीस्ट कंज्यूमर पेमेंट करता है, जो किसी सामान को कंज्यूम करेगा वह व्यक्ति इसका भुगतान करता है। अभी हम कुछ और इसकी बात करेंगे कि क्या होता है। डायरेक्ट टैक्स की बात करें तो बेटा डायरेक्ट टैक्स के अंदर पहले तो बहुत सारे टैक्स थे, जैसे कि वेल्थ टैक्स होता था, गिफ्ट टैक्स होता था और इनकम टैक्स भी होता है। लेकिन आज केवल और केवल एक ही टैक्स इसमें जिंदा है जिसका नाम रहा इनकम टैक्स। थोड़े ही दिनों में हम लोग देखेंगे कि इनकम टैक्स का नाम बदलकर क्या कर दिया जाएगा, डायरेक्ट टैक्स ही रख दिया जाएगा। इनकम टैक्स क्योंकि अकेला ही रह गया इस फॉर्मेट के अंदर, तो हम लोग बात करेंगे इनकम टैक्स का नाम बदलकर थोड़े दिनों में आप देखेंगे कि डायरेक्ट टैक्स ही कर दिया जाएगा। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो बेटा इनडायरेक्ट टैक्स बहुत सारे प्रकार के होते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स हमारे पास बहुत सारे प्रकार के होते थे, लेकिन आज हम जब बात करेंगे तो अलग अलग होगा इसका। इसमें आपके पास वैट आता था, वैट के बाद में सीएसटी आता, सीएसटी के बाद में हमारे पास सर्विस टैक्स आता, सर्विस टैक्स के बाद में एक्साइज ड्यूटी आता और एक्साइज ड्यूटी के बाद में कस्टम्स ड्यूटी आता था। कस्टम्स ड्यूटी, वैट का फुल फॉर्म हुआ वैल्यू एडेड टैक्स, सीएसटी का सेंट्रल सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स खुद ही सेवा पर लगने वाला था, एक्साइज ड्यूटी किसी भी चीज के उत्पादन पर लगता था और कस्टम्स ड्यूटी भारत के बाहर आयात या निर्यात करने पर लगता था। आज इन सभी टैक्स का एक मर्ज कर दिया गया और मर्ज करके केवल और केवल एक ही टैक्स के फॉर्मेट में बदल दिया गया। उसका नाम रखा गया जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स। बेटा मैंने यहां पर ये वाली लाइन यही क्लोज की है, कस्टम्स ड्यूटी को इसमें शामिल नहीं किया। कस्टम्स ड्यूटी के कुछ अमेंडमेंट जीएसटी में शामिल किए गए थे, कस्टम ड्यूटी पूरा इसमें शामिल नहीं है, थोड़ा बहुत कोई हिस्सा इसमें शामिल कर दिया गया था। फिर आगे चलकर जीएसटी को और भी भागों में बांट दिया गया। लेकिन आज का अपना टॉपिक जीएसटी नहीं था, आज का अपना टॉपिक क्या है, इनकम टैक्स। इनकम टैक्स की अगर बात करें तो बेटा इनकम टैक्स का एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961 चलता है। इनकम टैक्स एक्ट कौन सा चलता है, 1961 चलता है और ये फॉलो हुआ था, इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 1962 से। एक्ट 1961 चलता था, इसे लागू किया गया था 1 अप्रैल 1962 से। आप लोगों से एक साधारण सा सवाल और पूछ लिया जाता है बहुत बार कि इनकम टैक्स को सबसे पहले किसने लागू किया था। इनकम टैक्स को सबसे पहले किसने लागू किया था, तो हमारे पास नाम आता है सर जेम्स विल्सन। सर जेम्स विल्सन ने इसे सबसे पहली बार लागू किया था। अंग्रेज वाइसराय 1857 की क्रांति में
1857 की क्रांति में जब पहली बार बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने लोगों के ऊपर क्या लगा दिया, आयकर लगा दिया। उस टाइम पे वायसराय कौन थे, सर जेम्स विल्सन थे, इन्होंने सबसे पहली बार लगाया था 1857 में। उसके बाद में लगातार अमेंडमेंट होते हुए और एक कानून बना कब, 1961 में। बोले सर एक बात समझ में नहीं है, जब कानून 1961 में बना था तो ये लागू 1962 में कैसे हो भाई? जब ये कानून 1961 में बन गया था तो 1961 में अप्लाई हो जाना चाहिए था, 1962 में अप्लाई कैसे हुआ? तो बेटा इसके लिए हमें थोड़ा डीपली जाना पड़ेगा। हमारे पास दो आते हैं, एक आता है असेसमेंट ईयर और एक आता है प्रीवियस ईयर। असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की अगर बात करें, हम आज के साल की अगर बात करें, आज के साल की बात करें तो आज जो ईयर चल रहा है जैसे 2020-21 और इससे पहले जो चला था 2019-20, हमारे लिए 2020-21 जो आज का ईयर चल रहा है वो तो है असेसमेंट ईयर, ये तो कर निर्धारण वर्ष हो गया। और 2019-20 प्रीवियस ईयर, ये हमारे पास क्या था, पिछला साल था। इस साल में जो पैसा कमाया गया था, इस साल में जो पैसा कमाया गया था उसका टैक्स हम लोग 2020-21 में चुकाते हैं। हमेशा से ऐसा ही होता आता है। आप लोग जैसे आगे निकल जाएंगे, जैसे प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, अगले साल की बात करें तो अगले साल 2020-21 क्या हो जाएगा, प्रीवियस ईयर हो जाएगा, और 2021-22 क्या हो जाएगा, असेसमेंट ईयर हो जाएगा। ऐसे कंटिन्यूअसली आगे बढ़ते चले जाते हैं। पिछला साल हमेशा क्या कहलाता है, प्रीवियस ईयर, और आज जो करंट ईयर चल रहा है वो क्या है, असेसमेंट ईयर। 2020-21 तो क्या है हमारा, असेसमेंट ईयर है, और प्रीवियस ईयर क्या हुआ, 2019। अब यहां पर आते हैं, हमारे पास एक्ट जब 1961 में अप्लाई हुआ तो 1 अप्रैल को होगा, 1 अप्रैल को हुआ तो 1 अप्रैल 1961-62 हमारे पास क्या रहा होगा उस टाइम पे, प्रीवियस ईयर होगा, क्योंकि इस साल से तो एक्ट अप्लाई हुआ था। इस साल में जो बंदा कमाएगा उसका टैक्स कब चुकाएगा, 1 अप्रैल 1962 से चुकाएगा। तो 61-62 में जो उसने कमाया था उसका 1962-63 में चुकाएगा। तो ये लागू किस तारीख को हुआ था, 1962 से लागू हुआ था, 62-63 में चुकाएगा। इसलिए ये 1 अप्रैल 1962 से लागू हुआ बताया जाता है, और 1 अप्रैल 1961 इसका क्या है, एक्ट है। साधारण सी लैंग्वेज थी हमारे पास की असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर की अगर आप लोग बात करते हैं तो बेटा प्रीवियस ईयर वह साल होती है जिस साल में पैसा कमाया गया था, और असेसमेंट ईयर वह ईयर होता है जिस साल के अंदर हमने टैक्स का पेमेंट किया। साधारण सी बात थी। इनकम टैक्स के लिए अगर एक्ट की बात करें तो एक्ट कौन सा था, 1961। लागू कब से हुआ, 1 अप्रैल 1962 से। सबसे पहले टैक्स किसने लगाया था, सर जेम्स विल्सन ने। सर जेम्स विल्सन ने टैक्स कब लगाया था, 1857 की क्रांति के बाद। 1857 की क्रांति के बाद कभी कभार आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि बताइए भाई सर जेम्स विल्सन ने इनकम टैक्स क्यों लगाया, इनकम टैक्स क्यों लगाया? तो बेटा सबसे ज्यादा आर्थिक हानि हुई थी इस टाइम पे। जब 1857 की क्रांति हुई तो आर्थिक हानि बहुत ज्यादा हो गई, इकोनॉमिकल लॉस हुआ था। और इकोनॉमिकल अगर लॉस हुआ था तो उस टाइम पे क्या किया गया, उस लॉस को पूरा करने के लिए सर जेम्स विल्सन ने क्या लगा दिया, इनकम टैक्स, आय पर भी टैक्स लगा दिया था। आप लोगों ने यहाँ पर ये जनरल बातें पढ़ी इनकम टैक्स एक्ट के लिए कि 1961 के अंदर हमारे पास ये अमेंडमेंट थे सारे के सारे। अब इसके बाद में अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स के लिए हम लोग अगर बात करें तो बेटा इसके अंदर वैसे तो बहुत सारे अमेंडमेंट आते ही रहेंगे पूरे साल, लेकिन हम लोग सबसे पहले बात करते हैं हेड कौन कौन से चलेंगे। हम लोग हेड लेकर चलेंगे। तो बेटा इनकम टैक्स में अगर हेड की बात करें तो हमारे पास कुल मिलाकर 5 हेड होते हैं। सबसे पहला हेड आता है सैलरी, दूसरा आता है हाउस प्रॉपर्टी, तीसरा आता है बिजनेस एंड प्रोफेशन, चौथा आता है कैपिटल गेन, और पांचवा आता है अदर सोर्स। आप लोग इन 5 हेड के ऊपर पूरी इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करते हैं। हमारी जितनी भी इनकम होनी है इन 5 हेड से होगी।
सैलरी हेड के अंदर। बेटा सैलरी हेड के अंदर हमारे पूरा बड़ा चैप्टर है, इसके अंदर हम लोग अच्छे से पूरी बातें पढ़ते हैं। सैलरी की बहुत सारे तरीके होते हैं सैलरी कमाने के। हमने अभी तक देखा केवल सैलरी का मतलब ये होता है कि मेरा एम्प्लॉयर मुझे कुछ पैसे दे दे तो वो ही मेरा पैसा हो गया, लेकिन सैलरी के नाम पर बहुत सारे तरीके से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पैसे मिलते हैं जो कि हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। बेटा यहाँ पर केवल दो संबंध देखे जाते हैं, कर्मचारी और नियोक्ता का। कर्मचारी और नियोक्ता का जहां रिलेशन तैयार हो जाए वहां पर ये देख लेना कि सैलरी हेड ही आएगा, सैलरी हेड की इनकम होगी। कर्मचारी को अगर नियोक्ता से कोई पैसा मिल रहा है तो आप लोग ये देख लेना कि वहां पर सैलरी हेड का ही मतलब निकलेगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो, चाहे किसी भी तरीके से मिले। कई बार देखो मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ आपको कि कर्मचारी बीमार हो गया, कर्मचारी बीमार हो गया तो नियोक्ता क्या करेगा, उसके इलाज के लिए पैसे देगा, उसकी इलाज के लिए पैसे देगा, लेकिन फिर भी वो पैसा हम लोग क्या मानेंगे, सैलरी। जबकि नियोक्ता ने किस लिए पैसा दिया था, उसके इलाज के लिए पैसा दिया था, हम लोग उसे इलाज का पैसा नहीं मानेंगे, हम लोग उसे क्या मानेंगे, उसके सैलरी का पैसा था। हाउस प्रॉपर्टी के अंदर कौन सी इनकम आती है, बेटा हाउस प्रॉपर्टी में रेंटल इनकम ली जाती है। जैसे इसके नाम से पता लगता है कि हाउस प्रॉपर्टी में हो सकता है वो बिल्डिंग में डीलिंग करता होगा, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पर रेंटल इनकम ली जाती है। मैंने मकान किराए पर दे रखा है, उससे मुझे जो इनकम हो रही थी वो कहाँ आती है, हाउस प्रॉपर्टी में आती है। बिजनेस एंड प्रोफेशन, नाम से ही पता लग रहा है इसके तो बिजनेस एंड प्रोफेशन, यहाँ पर जो भी आप लोग व्यापार से पैसा कमाएंगे, व्यापार से अगर कोई पैसा कमाएंगे तो वो कहाँ चला जाएगा, बिजनेस एंड प्रोफेशन में। बेटा इन दोनों के अंदर एक नॉर्मल सा डिफरेंस होता है, जैसे सैलरी और प्रोफेशन, इन दोनों के बीच में देखना एक छोटा सा डिफरेंस लेकर चलते हैं। बेटा सैलरी की बात करें, सैलरी मैं मेरे ऊपर ले लेता हूं, अगर मानो बाई चांस ये कोचिंग किसी और की होती, इंस्टीट्यूट किसी और का होता और मैं वहां पर नौकरी कर रहा होता तो मुझे क्या मिलती, सैलरी मिलती। लेकिन आज मैं क्या कर रहा हूं, अपना खुद का बिजनेस कर, आज मैं यहाँ पर आप लोग आते हैं पढ़ने के लिए, मुझे फीस देते हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती हैं उनकी फीस आती है, तो ये जो फीस आ रही है ये क्या है, मेरी प्रोफेशनल इनकम है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो आप, एक डॉक्टर का एग्जांपल ले लो, डॉक्टर अगर किसी हॉस्पिटल में डॉक्टर काम करता है तो उसे क्या मिलेगी, सैलरी मिलेगी। लेकिन वही डॉक्टर अगर खुद के क्लिनिक पर बैठा, वही डॉक्टर अगर खुद के क्लिनिक पर बैठकर इलाज कर रहा है तो उसकी कौन सी इनकम हो गई, वो प्रोफेशनल इनकम होगी। बेटा वो प्रोफेशनल इनकम, तो आप लोग इन दोनों के बीच में डिफरेंस हमेशा लेकर चलेंगे कि अगर बिजनेस एंड प्रोफेशन से कोई इनकम हो रही है तो B&B के अंदर आनी चाहिए, और अगर सैलरी में जा रही है तो सैलरी की इनकम होनी चाहिए। सैलरी में तो मैंने आपको सीधा सा बता दिया कि जहां पर कर्मचारी और नियोक्ता का रिलेशन तैयार होगा वहां सैलरी होगी, और जहां पर कर्मचारी और नियोक्ता का रिलेशन नहीं होगा और पैसा आएगा तो वहां पर क्या होगा, B&P होगा। कैपिटल गेन, कैपिटल गेन के अंदर हम लोग संपत्तियों का लेन देन करते हैं, संपत्तियों का लेन देन होता है। कभी संपत्तियां ली जाएंगी कभी दी जाएंगी, उनसे मैं अगर पैसा कमाता हूं, लेकिन वो व्यापार नहीं होना चाहिए, जैसे प्रॉपर्टी डीलिंग का काम नहीं होना चाहिए। अगर मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का बिजनेस कर रहा हूं तो B&P में चला जाएगा, लेकिन मैंने अगर मेरा कोई इंडस्ट्रियल हाउस बेचा है, अगर हमने कोई अपने और कोई संपत्ति बेची है, कोई एसेट्स बेची है, तो वो कहां चली जाएगी बेटा, कैपिटल गेन के अंदर चली जाएगी। अदर सोर्स, अदर सोर्स में इनके अलावा, इन चार हेड के अलावा अगर कोई इनकम टैक्सेबल है, अगर कोई इनकम हमारे पास बच जाती है और वो टैक्सेबल है तो वो कहां आएगी, अदर सोर्स में आ जाएगी। इसके बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। लॉटरी, लॉटरी की इनकम, ना तो मेरा बिजनेस हो, भाई लॉटरी खेलना कोई बिजनेस थोड़ी हो सकता है, ना सैलरी थी, ना हाउस प्रॉपर्टी था, ना बिजनेस था, ना कैपिटल गेन हुआ, तो लॉटरी से इनकम भी हो रही है मुझे, मैंने जीता है, पैसा जीता है और टैक्सेबल भी है। सबसे बड़ी बात टैक्सेबल भी है, तो कहां ले जाएंगे फिर हम लोग उसे, अदर सोर्स में। बेटा और भी ले सकते हैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट सैलरी नहीं हो सकती, इंटरेस्ट हाउस प्रॉपर्टी में, रेंटल इनकम नहीं हो सकता इंटरेस्ट, बिजनेस एंड प्रोफेशन में नहीं आ सकता इंटरेस्ट, और हम लोग कहां नहीं ले सकते, कैपिटल गेन में भी नहीं ले सकते। कैपिटल गेन में तो किनका होता है, संपत्तियों का लेन देन होता है, तो इंटरेस्ट कहां के लिए बच गया, फिर अदर सोर्स के लिए टैक्सेबल होगा इंटरेस्ट। तो हम लोग इनके लिए अगर बात करते हैं, ये पांच हेड जिस दिन कंप्लीट हो जाते हैं आप लोगों को बेसिकली समझ में आ जाता है कि इनकम टैक्स में कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल होगी और कौन कौन सी इनकम टैक्सेबल नहीं होगी। इनमें बहुत सारी ऐसी इनकम भी आती है जो कि एग्जेम्प्ट होती है, जिनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। जैसे हम लोगों ने बात करें, आप लोगों ने पहले भी कभी सुना होगा कि एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल नहीं होती, लेकिन एग्रीकल्चर इनकम बेसिकली एक बड़ा टॉपिक होता है, तो उनको हम लोग सेपरेटली लेकर चलेंगे कि इनकम टैक्स में उसको कैसे टैक्सेबल किया जाता है, उसके अमेंडमेंट क्या होते हैं, कितनी इनकम तक एग्जेम्प्ट होती है, उनके लिए हम लोग अलग से बात करने वाले हैं।
ये वाले आपके 5 हेड होते हैं।